हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अरित अकेडमी। दिस इज़ मी प्रीति और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीजीएल की वैकेंसी के बारे में, एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन के बारे में कि किस तरीके से आप 6 महीनों में बेस्ट प्रिपरेशन करके सीजीएल को क्रैक कर सकते हैं, एक अच्छी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट हासिल कर सकते हैं। बस 6 महीने का समय आपको चाहिए। 6 महीने में यदि आप स्मार्ट स्टडी करते हो, सिर्फ स्टडी ही ज़रूरी नहीं होती, स्मार्ट तरीके से जब आप पढ़ते हो वही आपको काबिल बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे महाभारत था, कौरवों के पास सब कुछ था, काफ़ी सारी सेना भी थी, अच्छे हथियार भी थे, लेकिन फिर भी वो नहीं जीते क्योंकि फ़र्क किस चीज़ का था? रणनीति का। रणभूमि तो दोनों की, कौरवों और पांडवों की सेम थी, लेकिन रणनीति अलग थी, इसीलिए वहाँ पर आप पांडव जीतते। तो वही आपको यहाँ करना है कि एग्ज़ाम तो सेम होते हैं, लेकिन आपको अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छी जॉब हासिल कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं, चाहे वो बिगनर्स हो या फिर पहले से प्रिपरेशन कर रहे हो। आपकी 6 महीनों की पढ़ाई, आपके 6 महीने का टाइम आपको बहुत आगे तक ले जा सकता है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही धमाकेदार होने वाली है। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। एंड तक आते आते आपको ये ज़रूर फील होगा कि हाँ, आज हमने कुछ सीखा है। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना। और आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर अपडेट के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। उसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज़रूर जुड़ जाना और साथ ही इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर ले। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एसएससी सीजीएल, सबसे पहले बात कर लेते हैं। आपका सीजीएल 2022 का टायर 1 हो चुका है, जिसके आंसर की भी रिलीज हो गई थी। आपकी टायर 2 अभी बाकी है, जो एक्सपेक्टेड आपका मार्च में हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ बैक टू बैक आपका एसएससी सीजीएल 2023 भी आने वाला है, जिसको आने में अभी 6 महीने हैं। तो आज से ये डिसाइड कर लो, आने वाले 6 महीने आपका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। आने वाले 6 महीने तक आपको कड़ी मेहनत करनी है। किस तरीके से करनी है वो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। किस तरीके से आपका एग्जाम पैटर्न आएगा, क्या आपकी कट ऑफ जाएगी, किस तरीके से आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से किस सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है, कौन सा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, किसको इंपॉर्टेंस देनी है, किसको थोड़ा डाउन रखना है, पूरी डिटेल्स आपको वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देख लेना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपका जो 2022 में टायर 1 हुआ है, उसमें कैंडिडेट्स के जो रो स्कोर है वो 120 प्लस जा रहे हैं कि 120 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए। 120 प्लस मार्क्स का मतलब क्या है कि आपके जो है वो 62 क्वेश्चन सही होने चाहिए। जब बात आती है कि आपके 62 क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आपको अटेम्प्ट कितने करने पड़ेंगे? एटलीस्ट आपके 78 से 80 क्वेश्चंस ऑफ अटेम्प्ट होना चाहिए पेपर के अंदर। जब आप 78 से 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तब जाकर आपके 62 क्वेश्चंस सही हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट्स तो 60 पर ही अटक जाते हैं। अटेम्प्ट, क्वेश्चंस ऑफ अटेम्प्ट ही 60 होते हैं, तो इतने सारे अटेम्प्ट कहाँ से होंगे, है ना? ठीक है, लेकिन जिन भी कैंडिडेट्स का टायर 1 जिन्होंने दिया है अभी, जिनका बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका सिर्फ 100 स्कोर आ रहा है टायर 1 में। जिन कैंडिडेट्स का भी 100 स्कोर आ रहा है वो टायर 2 के लायक है ही नहीं, वो टायर 2 देने वाले एस्पिरेंट्स ही नहीं है। आप अगर टायर 2 देना चाहते हो तो एटलीस्ट आपका टारगेट होना चाहिए कि 150 प्लस टारगेट आपका टायर 1 के अंदर आए, तब जाके आप टायर 2 वाले एस्पिरेंट्स बनते हो। 150 प्लस मार्क्स आने चाहिए। आपकी कट ऑफ कितनी जा सकती है? लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात कर लेते हैं हम। अगर 2021 सीजीएल 2021 की बात करें तो आपकी जो कट ऑफ है वो 160 प्लस गई थी, 136 प्लस गई थी, 136 प्लस आपकी कट ऑफ गई थी। इस बार थोड़ी कम जा सकती है क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है, तो आपकी लगभग लगा लो 125 या 126 के प्लस आपकी कट ऑफ जाएगी। कम भी हो गई तो भी जो 100 पे 100 आए, 110 आए, वो स्टूडेंट कहाँ स्टैंड करेंगे? जनरल वालों की 125 है तो ओबीसी की 120, इतना ही फर्क होता है। और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है। ठीक है, तो जब आपकी 125 के प्लस कट ऑफ जा रही, तो आपका टारगेट जो है वो 150 प्लस का तो होना ही चाहिए। प्रिपरेशन करने से पहले ही अपना माइंडसेट इस तरीके का बना लो कि आपको जो है वो 150 प्लस मार्क्स ज़रूर स्कोर करने हैं टायर 1 के अंदर। ठीक है, और इतने मार्क्स स्कोर करने के लिए आपके जो 150 प्लस मार्क्स है,
ये मार्क्स आपके कैसे स्कोर होंगे? सबसे बड़ा रोल होता है आपका जीएस का। अगर आप जीएस नहीं पढ़ते हो तो इतने मार्क्स स्कोर करना भूल ही जाओ। जीएस आपका सबसे बड़ा रोल निभा रही है आज के टाइम में। अगर आप, ये कुछ कैंडिडेट ये कहते हैं जीएस ना पढ़ेंगे तो भी हमारी कट ऑफ तो पार हो ही जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, लेकिन आप टायर 1 कर लोगे, टायर 2 में आप कहाँ जाओगे? जीएस तो आपकी टायर 2 में भी आती है, ठीक है। तो जीएस का जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो चुका है आज के टाइम में। मैथ्स उतना मैटर नहीं कर रहा जितना जीएस मैटर कर रहा है। तो आपका जो मेन फोकस है वो आपका जीएस के ऊपर होना चाहिए। यदि आप जीएस कवर नहीं करते हो तो आप सिलेक्शन लेना भूल जाओ। सिलेक्शन भी हो जाए लेकिन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना तो दूर दूर तक भी इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो जीएस आपका मेन होता है। बात कर लेते हैं आपके एग्जाम स्कीम की कि आपका एग्जाम पैटर्न, एग्जाम के अंदर किस तरीके से सब्जेक्ट आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं। टायर 1 के अंदर आपका 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसके अंदर आपके 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, मैथ्स, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। हर एक सब्जेक्ट से 25 क्वेश्चंस आते हैं आपके। हर एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 नंबर का होता है, यानी कि एक सब्जेक्ट आपका 50 मार्क्स से आएगा, तो टोटल आपके 200 मार्क्स के क्वेश्चन बन गए, ठीक है। आप सपोज करके चलो कि मैथमेटिक्स में आप 45 स्कोर कर लेते हो, रीजनिंग में आप 45 स्कोर कर लेते हो, इंग्लिश में आप 45 स्कोर कर लेते हो, ओके। और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए, और जीएस के अंदर लगा लो मैक्सिमम मार्क्स आपको जीएस में ही स्कोर करने हैं। इस पेपर के लिए आपको जो समय मिलता है वो 1 घंटे का दिया जाता है, यानी कि 60 मिनट का आपको समय मिलता है, और साथ ही 0.5 की नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है, ठीक है। ये आपके टायर 1 का एग्जाम पैटर्न आता है इस तरीके का। बात करते हैं आपके टायर 2 की। टायर 2 का आपका जो पेपर है वो 390 मार्क्स का होता है। सेम सब्जेक्ट्स आपके आते हैं, मैथमेटिक्स आने वाली है, इंग्लिश आने वाली है, रीजनिंग आने वाली है, और साथ ही आपकी जीएस। उसी के साथ एक सब्जेक्ट आपका होता है कंप्यूटर और टाइपिंग। मैथमेटिक्स जो आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं, हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, यानी कि 90 मार्क्स का आपका मैथ आया। रीजनिंग में आपके 30 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 90 मार्क्स की आपकी रीजनिंग आई। इंग्लिश में आपके 45 क्वेश्चन आते हैं, हर क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, तो 135 मार्क्स आपके इसके। 25 क्वेश्चन आपके जीएस के आने वाले हैं, यानी कि 75 मार्क्स आपके जीएस के। वहीं कंप्यूटर की बात करें तो 20 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 60 मार्क्स आपके कंप्यूटर, और टाइपिंग जो है वो आपकी 29 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। ये जो दोनों सब्जेक्ट्स है ये आपके क्वालिफाइंग होते हैं, जो आपको क्वालिफाइंग करना मैंडेटरी होता है कि आप कंप्यूटर और टाइपिंग को क्वालिफाई करो, कंपलसरी है, आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट्स है इनके मार्क्स आपके फाइनल कट ऑफ के लिए जुड़ते हैं। बात कर लेते हैं जीएस की, तो जीएस के 75 मार्क्स ये, 25 क्वेश्चन इसके, तो 50 मार्क्स इसके, आपके जो है 135 मार्क्स बनते हैं दोनों पेपर को लगाकर। तो क्या आप 135 मार्क्स को जाने दे सकते हो? बिना जीएस के आप अच्छी रैंक ला सकते हो। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कोई भी अच्छी पोस्ट कर लेने के लिए सीजीएल के अंदर आपको 1000 रैंक के अंदर तो आना ही आना है, जिससे आपको एक अच्छी पोस्ट मिल सके। लेकिन यदि आपका सपना है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना, तो अंडर 300 रैंक के अंदर आपका सिलेक्शन होना चाहिए। 300 रैंक, आप 300 के अंदर अंदर आपकी रैंक आनी चाहिए, तब जाकर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको ये पोस्ट चाहिए ना, तो जीएस तो आपको करनी ही पड़ेगी। हर सब्जेक्ट यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंस रखता है। हाँ, मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स की आज के टाइम में वो इंपॉर्टेंस नहीं है जो पहले होती थी। क्वेश्चंस भी कम आ गए हैं, उतना लेवल भी नहीं होता, लेकिन जीएस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस मैं कहना यही चाहती हूँ कि हर सब्जेक्ट को आप इक्वली इंपॉर्टेंस दो, और जीएस ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको रेगुलर पढ़ना पड़ता है। आप रेगुलर, आप जब तक उससे कनेक्ट नहीं होगे, आपके करंट अफेयर्स रेडी नहीं होंगे। आपको रेगुलर उस पर मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। बस इसीलिए कह रही हूँ कि जीएस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर आपको अच्छी पोस्ट चाहिए तो, ठीक है। बाकी मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग आप अपने टॉपिक्स कवर करके कर सकते हो, लेकिन जीएस ऐसा है जिससे आपको डेली कनेक्ट रहना पड़ेगा। समझ गए?
तो इस तरीके से तो आपका पैटर्न आने वाला है कि आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के बनेंगे और आपको किस तरीके से अब स्कोर करना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको एग्जाम देना किस टाइप से है कि आपका जो टाइम है वो कम लगे। किसी भी सब्जेक्ट को लगा लो, आप टायर 1 की लगा लो या टायर 2, कोई भी हो, ठीक है। आपके 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। आपको क्या करना है कि इंग्लिश और जीएस दोनों के दोनों पार्ट थ्योरेटिकल होते हैं, आपको थ्योरी लर्न करनी होती है, सिर्फ जो आपको आता है उसमें आपको मार्क करना है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, तो आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। आपको क्या करना है कि इंग्लिश को आपको सिर्फ 7 से 8 मिनट देनी है एग्ज़ाम हॉल में, कि 7 से 8 मिनट में आपकी इंग्लिश कवर हो जानी चाहिए। जो आपको आता है वो ठीक है, नहीं आता उसको छोड़ दो, ठीक है। एटलीस्ट सिर्फ आपके 7 से 8 मिनट में इंग्लिश कवर हो जानी चाहिए, 5 से 6 मिनट के अंदर आपकी जीएस कवर हो जानी चाहिए। एटलीस्ट दोनों सब्जेक्ट को आप 15 मिनट के अंदर कंप्लीट करने का टारगेट आपका होना चाहिए। अब आप बोलोगे कि इतनी जल्दी होगा कैसे, 6 महीने का टाइम मिल रहा है आपको, उन 6 महीनों में खुद को इतना काबिल बनाना है कि आप 15 मिनट्स में अपना 2 सब्जेक्ट एग्जाम हॉल में बैठते ही कवर कर सको। यानी कि 2 सब्जेक्ट आपके कवर हुए, 50% तो पेपर आपका खत्म, 50% एग्जाम आप दे चुके होंगे जैसे ही आपके 2 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे, ठीक है। बात आती है अब आपकी मैथमेटिक्स की और रीजनिंग की। मैथमेटिक्स में आपको लगभग 28 से 30 मिनट लग सकती है और वहीं रीजनिंग में आपको 17 से 18 मिनट का समय। बाकी का जितना आपको टाइम बचा वो आपका मैथमेटिक्स और रीजनिंग का होगा। डिपेंड आप पे करेगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट टफ लग रहा है। 2-4 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट करोगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि किस सब्जेक्ट में मुझे प्रॉब्लम हो रही है। पहले उसको छोड़ दो जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, जो आपको इजी लग रहा है, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग हो, उसको पहले करो, ताकि आपका जो टाइम है वो बच सके और बाकी के टाइम में जो आपको टफ लग रहा है आप उनको सॉल्व करके देख सको, ठीक है। और अब बोलोगे इतने टाइम में इतने क्वेश्चन होते हैं क्या? यही आपको 6 महीने में खुद को इतना तैयार करना है कि आप इनको इसी टाइम में कवर कर सको। जैसा आप अपना टारगेट बना के चल रहे हो, आप उस टारगेट को अचीव कर सको एग्जाम टाइम में, ठीक है। चाहे आपका टायर 1 हो, टायर 2 हो, सेम स्ट्रैटेजी आपकी रखनी है। क्लियर है? अब बात करेंगे हम अपने सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट को आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। आपके पास कितना टाइम है? 6 महीने का आपके पास टाइम है। यदि आप डेली का 10 घंटे अपने काम को देते हो, 10 घंटे अपनी स्टडी को देते हो, तो 6 महीने के अंदर आपके पास 180 दिन है, यानी कि 1800 घंटे का आपको समय मिल जाता है कि आप अपनी स्टडी कर सको, ठीक है। करने किस तरीके से है? 6 महीने का टाइम है आपके पास। 6 महीने में से 5 महीने आपके जो है 5 मंथ तो आपके सिलेबस को कवर करने के लिए चाहिए कि आप उनको कंप्लीट कर सको। लेकिन जो आपका लास्ट मंथ रहने वाला है वो आपका सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का होना चाहिए। अपना टारगेट सिर्फ इतना रखो कि 5 महीने में आप अपना जितना भी सिलेबस है, जितना भी बेसिक क्लियर करना है, सब कुछ कवर कर लो। और जो आपका लास्ट मंथ बचेगा वो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन का होना चाहिए कि आप उसमें सिर्फ प्रैक्टिस कर सको। जो आपको नहीं आता आप उनको रिवाइज कर सको। जो छोटी मोटी चोटें रह जाती है ना, जिन पे घाव लगाते हैं, तो उस तरीके का आपका लास्ट मंथ वर्क करेगा कि आपका जो लास्ट मंथ है वो आपका सिर्फ रिवीजन का, या जो नहीं आ रहा, डाउट्स हो रखे, आप उनको कवर करो। पहले आपकी बात आती है मैथ्स को लेकर। मैथमेटिक्स को आप कैसे कवर करोगे 6 महीने में? जो आपका फर्स्ट मंथ होगा आप अर्थमेटिक को दो, अर्थमेटिक से शुरू करो। फर्स्ट मंथ में आपका फर्स्ट सेकंड जो है अर्थमेटिक आपको पूरा करना है, ठीक है। अर्थमेटिक जो है आपका मैथमेटिक्स में, उसको आपको 2 महीनों में कवर करना है। स्टार्टिंग कैसे करोगे? परसेंटेज हो गई, टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, जो भी इजी टॉपिक्स है पहले उनको उठाओ, वो आप कवर करो। 2 महीने का टारगेट आपका अर्थमेटिक का होना चाहिए। उसके बाद जो आपके 3rd, 4th और 5th मंथ बच गए, उसके अंदर अपना एडवांस लेके चलो। एडवांस के अंदर आपकी ट्रिग्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, जो टफ टॉपिक्स है। मेंसुरेशन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, तो इनको आप लास्ट में कवर करना। लेकिन 2 महीने आपके अर्थमेटिक के हो, लास्ट के 3 मंथ आपके एडवांस के हो, और जो 6th मंथ बच गया वो सिर्फ आपका रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। मैंने कहा आपका सिलेबस 5 महीने के अंदर कवर हो जाना चाहिए,
छठा महीना तो आपका सिर्फ रिवीजन का है हर सब्जेक्ट का, ठीक है। मैथमेटिक्स का आप क्लियर करके चलो, सबसे पहले आपको अर्थमेटिक कर देना है अपना कंप्लीट, उसके बाद आप एडवांस पे जाना लास्ट 3 मंथ्स के अंदर, एंड देन आपका रिवीजन होगा। जो आपको इजी टॉपिक्स लगते हैं पहले उनको कवर कर दो, और जो टफ लगते हैं उनको बाद में करना। पहले इजी टॉपिक से छुटकारा पा लो, ताकि ये हो हाँ हमने इतना पढ़ लिया। पहले आप टफ टॉपिक लेकर बैठ जाओगे तो वो कवर नहीं होगा और बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा, और आप डीमोटिवेट होने लग जाओगे कि इतना टाइम चला गया और हमने इतना से सिलेबस किया है। तो इसीलिए पहले अपने इजी टॉपिक्स कवर करो, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले कि हाँ हमने इतना ज़्यादा पढ़ लिया। उसी के साथ एक एडवाइस ये है कि अपनी एक डाउट डायरी को क्रिएट कर लो। एक होनी चाहिए आपके पास डाउट डायरी, और एक डायरी अपनी ऐसी बना लो जिसके अंदर आप जो टॉपिक कवर करते जाओ वो लिखते जाओ। जिस जिस टॉपिक को आपने कवर कर लिया उसको डायरी में नोट डाउन करते जाओ कि हाँ हमने ये वाले टॉपिक्स कर लिए, ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो कि कौन सा टॉपिक आपने करा था। और एक होनी चाहिए आपकी डाउट डायरी, जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स होने चाहिए, कि जो भी डाउट आ रहा है वो डाउट अपने डायरी में नोट डाउन करते जाओ, ताकि लास्ट टाइम पे आप उनकी मरम्मत कर सको कि हमारे ये डाउट आए थे, अब हम उनको ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 डायरी अपने मस्ट भी बना लेना। एक में जो आपके टॉपिक्स कवर होते जाते हैं उनको टिक कर लो, ताकि आपके माइंड में रहे हमने ये सब पढ़ लिया है। और एक आपकी डाउट डायरी होनी चाहिए जिसके अंदर आपके सारे डाउट्स हो कि हमको ये डाउट आ रहा है, हमको ये पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। कुछ बातें जो आपको पढ़ते टाइम ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात कि आपको ज़्यादा स्टडी मॉर्निंग टाइम में करनी है। आपकी जो 5 से 6 घंटे की स्टडी होनी चाहिए एक दिन की, वो आपका मॉर्निंग टाइम होना चाहिए, ठीक है। मॉर्निंग में जल्दी उठो, जब भी उठो उठते ही स्टडी करनी है, ना कि फ़ोन चलाना है, रील्स देखनी है। रील्स देखने के चक्कर में 2-3 घंटे चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको उठते ही अपनी बुक्स उठानी है, और मॉर्निंग में जितना ज़्यादा आप टारगेट बना के चलो डेली का, कि आज हमने इतना टारगेट अपना पूरा करना है, और जितना हो सके अपना 70% टारगेट अपना मॉर्निंग में पूरा कर लो, क्योंकि जो सुबह पढ़ाई होती है ना वो पूरे दिन भी आप नहीं कर सकते। उसी के साथ एक टिप आपको ये देना चाहती हूँ कि लाइव बैचेस से थोड़ा सा बचिए। जो भी स्टूडेंट्स, जिन भी एस्पिरेंट्स को हैबिट है लाइव बैचेस की, हैबिट है, वो कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। अगर हो पाता है तो ठीक है, लेकिन लाइव बैचेस से ज़्यादा आप रिकॉर्डेड बैचेस देख लीजिए। जिस भी टीचर की आपको देखनी है, जिनका भी आपको अच्छा लगता है मटेरियल, जिनसे भी आपको पढ़ना अच्छा लगता है, जिनका भी समझ आता है, उनके आप रिकॉर्डेड बैचेस देख सकते हैं। इससे आपका टाइम थोड़ा बचेगा लाइव बैचेस की बजाय, ठीक है। और हो सके तो ज़्यादा लेंथी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लाइक मैथ्स का सिलेबस है तो आपको मैथ्स 700-800 घंटे का करने का कोई ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट 50-60 घंटे की कोई भी मैराथन हो, कोई 50-60 घंटे की आपकी कोई भी सिलेबस आपका कवर हो सकता है। आपको किसी सब्जेक्ट में मास्टर नहीं करनी कि हमको तो पढ़ के मास्टर्स करने, PhD करनी है। आपको सिर्फ अपने एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, SSC के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है कि आपको उस लेवल की जॉब मिल सके। तो अपना उतना ही कवर करो जितना आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से सही है। नेक्स्ट टिप आपकी ये है कि जो आपका CGL का सिलेबस है उसको गूगल पे सर्च करो, और उसको नोटबुक में किसी पेपर पर नोट डाउन करो। सिर्फ देखना नहीं है, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेकर नहीं रखना। एक पेपर पर नोट डाउन करो और अपने सामने टेबल पर लगा लो, जिस भी टेबल पर आप पढ़ते हो। उससे ये होगा डेली आपको दिखता जाएगा कि ये टॉपिक्स आपके हैं। जैसे ही वो कवर होते जाए आप उन पे मार्क करते जाओ। आपका सिलेबस जब लिखा हुआ होगा ना तो ज़्यादा फायदेमंद होता है, बजाय आप बार बार स्क्रीनशॉट्स देखो, ठीक है। तो कुछ टिप्स ये रहने वाली है जिनको आप फॉलो कर सकते हो। मैंने जैसा कि कहा बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपका GS। हाँ, कुछ एस्पिरेंट ये कहेंगे हमें बुक से पढ़ाई करनी है। जिनको बुक से हैबिट है वो आप लूसेंट की बुक्स खरीद सकते हो। ऐसे ही सेम मैथमेटिक्स में जिनको बुक से पढ़ने की हैबिट है तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो। काफ़ी अच्छा मटेरियल है किरण पब्लिकेशन से, आप उससे भी अपना सिलेबस कवर कर सकते हो। लेकिन GS की बात करें तो मैं बता दूं, लूसेंट की बुक जो है वो आपकी अपडेटेड नहीं है। अपडेटेड मटेरियल आपको उसमें नहीं मिलेगा, तो सिर्फ लूसेंट की बुक आपके लिए इनफ नहीं है। That's not enough for the CGL perspective। और GS को कवर करने के लिए आपको कम से कम 1.5 साल के करंट अफेयर ज़रूर कवर करने हैं। लास्ट के 1.5 साल के करंट अफेयर आपको कवर करने हैं। उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डेली न्यूज़पेपर रीडिंग करो। जो दिसंबर 2021 से लेकर और मार्च 2023 तक का तो आपका करंट कवर होना ही होना चाहिए। इतना करंट आपको ज़रूर कवर करना है। इसके लिए आप चाहे किसी के मैराथन देखो,
किसी के भी वीडियोस देखो जिसका भी आपको सही लगता है, लेकिन ये करंट अफेयर्स आप ज़रूर क्लियर कर ले, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं ये आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इनको तो आप ज़रूर कवर करें। बाकी अपनी डेली रीडिंग रखिए। न्यूज़पेपर आते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर लीजिए, द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदी न्यूज़पेपर रीड कर लो, दैनिक भास्कर है। ये है कि आप डेली के करंट से थोड़ा अटैच रहो, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो जीएस को आपको तैयार करने का यही बेस्ट है कि आप लास्ट 1.5 ईयर के तो ज़रूर कवर कर लो। उसी के साथ आप करंट अफेयर को कैसे कवर कर सकते हो कि जो आपके करंट अफेयर ही नहीं, हर सब्जेक्ट के लिए ये चीज़ लागू होती है। आपके लास्ट 3 सालों के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है, लास्ट 3 ईयर्स के प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हैं आपके एसएससी के अंडर जो भी आता है, चाहे वो सीपीओ हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, जितने भी सीडीएस हो, जितने भी पेपर्स हैं आप सबकी प्रैक्टिस करो, हर एक पेपर आप सोल्व करो। बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको इस चीज़ का, आप करके जरूर देखना। हर पेपर आप सोल्व करो। 3 सालों के जितने भी पेपर आज तक हुए हैं गूगल पर डालो, आपको ज़रूर मिल जाएंगे। जितने भी हुए हैं उनको आप ज़रूर सॉल्व करना। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स रहेंगे आपके। बात करते हैं अपने इंग्लिश की। तो इंग्लिश के अंदर आपका क्या होता है, ग्रामर, उसी के साथ वोकैब और आपका कॉम्प्रिहेंशन। 3 टॉपिक्स आपके मेन है। ठीक है, ग्रामर आप किस तरीके से कवर कर सकते हो, बेसिक क्लियर कर लो, उसके बाद सिर्फ आपकी प्रैक्टिस होगी। आप मॉक टेस्ट लगाओ, टेस्ट सीरीज का किसी पे भी आप मॉक टेस्ट खरीद लो, आप उससे कवर कर सकते हो। लेकिन पहले अपना बेसिक क्लियर कर लो, उसके बाद अपनी प्रैक्टिस करो। ग्रामर आप इसी तरीके से कवर कर सकते हो। बात आती है वोकैबुलरी की, तो वोकैबुलरी पर आपको शुरू से वर्क करना पड़ेगा। डेली आपको वोकैबुलरी लर्न करनी पड़ेगी। स्टार्ट थोड़े कम से करो, 20 से 30 से, उस तरीके से एंटोनिम्स हो गए, सिनोनिम्स हो गए, डेली के 20 लर्न करो। आजकल एक नया टॉपिक्स भी आ गया है, होमोनिम्स, तो आप डेली के थोड़े से शुरू करो, धीरे धीरे अपनी रेंज इंक्रीज कर लो। ठीक है, रही बात कॉम्प्रिहेंशन की, तो कॉम्प्रिहेंशन सिर्फ आपकी रीडिंग से हो सकती है। अगर आपको कॉम्प्रिहेंशन क्लियर करना है तो आप रीडिंग करो, स्टोरीज पढ़ो, लेकिन इंग्लिश में, हिंदी में मत पढ़ने लग जाना मनोरंजन कहानियाँ। इंग्लिश की स्टोरीज पढ़ो, इंटरेस्टिंग न्यूज़पेपर पढ़ लो, लेकिन इंग्लिश का होना चाहिए। आप रीडिंग से काफ़ी हद तक कॉम्प्रिहेंशन क्लियर कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश की कोई भी स्टोरीज पढ़ ली इंटरेस्टिंग सी, या कोई न्यूज़पेपर रीड कर लिया, तो इस तरीके से आप अपना कॉम्प्रिहेंशन क्लियर कर सकते हो इंग्लिश आपकी। और उसके बाद अपने प्रैक्टिस करो, मॉक टेस्ट लगाओ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से सॉल्व करो। ठीक है, ये आपका होने वाला है इंग्लिश का सिलेबस। आप इंग्लिश आपने इस तरीके से कवर करो। बात कर लेते हैं अपनी रीजनिंग की। तो रीजनिंग के अंदर आपको कुछ नहीं करना होता। रीजनिंग बहुत ही ईजी होती है। अगर आपको एक चीज़ आ जाए, लर्न पैटर्न्स, अगर आपको ये आ गया तो समझो रीजनिंग में आपको कोई नहीं हरा सकता। पैटर्न्स को आपको लर्न करना है कि किस तरीके से किस क्वेश्चन के ऊपर क्या पैटर्न लग रहा है, वो आपको सीखने की ज़रूरत है। आप रीजनिंग बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसी के साथ आपको इस रीजनिंग के अंदर वर्क करना पड़ता है टाइम के ऊपर, कि आप कम टाइम के अंदर उसको कर पाओ। रिड्यूस टाइम एंड इंक्रीज स्पीड। 3 चीज़ें अगर आपने रीजनिंग में सीख ली, रीजनिंग में आपको कोई नहीं हरा सकता। ठीक है, पहले अपने टॉपिक्स उठाओ। मेन टॉपिक्स होते हैं, हर एक एग्जाम के लिए सिमिलर टॉपिक्स होते हैं, आप उनको उठाओ, धीरे धीरे उनका बेसिक सीखो किस तरीके से होता है। उसके बाद आप पैटर्न लर्न करना सीखो कि इस क्वेश्चन के अंदर ये पैटर्न लग रहा है, और धीरे धीरे अपने टाइम जो है वो रिड्यूस करते जाओ कि इतनी सेकंड में हमने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया। जितने भी आप प्रैक्टिस करोगे ना, मॉक टेस्ट लगाओगे, मॉक टेस्ट का बेनिफिट ही यही होता है कि आप जो है वो अपना, कि हम कितनी देर में किस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इस पैटर्न का इस मॉक टेस्ट में ये वाला पैटर्न आया था, अगले में भी सिमिलर आ रहा है, तो इस तरीके से आप सीख सकते हो। ठीक है, पहले तो अपना बेसिक्स क्लियर कर लो। जो आपके फर्स्ट 2 से 3 मंथ होने वाले हैं, उनमें आप अपना जितना चाहे उतना बेसिक क्लियर करो। जो भी बिगिनर्स हैं वो अपना बेसिक क्लियर करो, उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाओ, क्योंकि जितने आप खुद से अटेम्प्ट करोगे, चाहे वो गलत हो रहा हो, उसके बाद उस पर वर्क करो। पहली बात
कि यदि आपसे मॉक टेस्ट में मिस्टेक हो रही है किसी क्वेश्चन में तो उसको वही मत छोड़ना, उसको ठीक करो। जब आप उसको ठीक करोगे ना तो नेक्स्ट टाइम वही सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, वो आपसे गलत नहीं होगा। आपको याद रहेगा कि हाँ उस टाइम मुझसे गलत हुआ था तो मैंने ऐसे किया था। लेकिन यदि आप उसको छोड़ दोगे तो उसकी प्रॉब्लम आप कभी सॉल्व ही नहीं कर पाओगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे हुआ था। जिस तरीके से आपने पहली बार किया वैसे ही आप बार बार करोगे। तो इसीलिए जो भी क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है उसको ठीक ज़रूर करना। अब आपको एक बात बता दूं कि जो जीएस है वो आपको आपकी रैंक दिलाने में बहुत हेल्पफुल रहेगी। आप जीएस के बिना आप क्लियर तो कर लोगे सीजीएल, लेकिन आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट हासिल नहीं कर पाओगे। हाँ, आप ऑडिटर बनना चाहते हो, टीए लेना चाहते हो, एसए लेना चाहते हो तो आप ज़रूर कर सकते हो बिना जीएस। लेकिन अगर आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का ही सपना है तो ज़रूर इस पर फोकस ज़रूर रखना, ठीक है। अब आपको बता देती हूँ कि आपको स्टडी किस तरीके से करनी है। डेली का 2 सब्जेक्ट्स पर डे आपके होने ही चाहिए कि 2 सब्जेक्ट्स आप पर डे लेकर चलो, ठीक है। डेली 2 सब्जेक्ट्स आपके होने चाहिए। मैंने आपको टारगेट दिया 10 घंटे का डेली स्टडी करनी है। इससे एक्स्ट्रा आप पे डिपेंड करता है, अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर करें। 10 घंटे को यूटिलाइज कैसे करना है कि 3 से 4 घंटे आपके स्टडी के मान लेते हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ो या किस तरीके से भी आप सीख सकते हो। 3 से 4 घंटे आप वीडियोस देखो या जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद 2 से 3 घंटे लगा लो आपके नोट्स मेकिंग के। जो भी आप पढ़ो उनके नोट्स मेकिंग ज़रूर करना। बिना नोट्स आप बाद में रिवीजन करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको नोट्स मेकिंग की हैबिट नहीं होती और बाद में जाके वो दिक्कत करती है जब रिवीजन का टाइम आता है। अगर आप नोट्स प्रिपेयर करते हुए चलोगे तो रिवीजन के टाइम पे आप जल्दी जल्दी उनको कवर कर सकते हो, अगर आपके पास खुद के नोट्स है तो, ठीक है। उसके बाद जो भी आपके पास टाइम बच जाता है आपके 2 से 3 घंटे, वो आपके रिवीजन होने चाहिए। जो भी आपने पूरा दिन में पढ़ा है उसको रिवाइज करो कि आज हमने ये पढ़ा था, इसको एक बार रिवाइज कर लेता हूँ, ठीक है। अब बात करती हूँ अपनी 6 मंथ की स्ट्रैटेजी की कि आपको किस तरीके से पढ़ना है। जो आपका फर्स्ट मंथ होने वाला है, फर्स्ट मंथ के अंदर आपको 6 दिन तो स्टडी करनी है जिस भी तरीके से आप करो, और जो लास्ट मंथ है उसमें आपको एक लगाना है मॉक टेस्ट। सेकेंड मंथ भी आपको सेम करना है, पर वीक आपका एक मॉक टेस्ट होना चाहिए, ठीक है। और जो आपके लास्ट के 3 मंथ बचेंगे, 3rd, 4th, 5th, आपके एटलीस्ट 2 मॉक टेस्ट होने चाहिए पर वीक, ठीक है। और जो 6th मंथ आपका आ जाता है उसमें तो डेली ही आपका 1 से 2 मॉक टेस्ट, डिपेंड आप पे करेगा कि आप कितने कर पाते हो, लेकिन एक तो है ही है, 2 कर पाओ 3 कर पाओ वो आप पे है, ठीक है। लेकिन आपका टारगेट ये होना चाहिए, तैयारी करने से पहले ही आपको ये सोचना है कि 100 मॉक टेस्ट हमको पूरी प्रिपरेशन के दौरान कंप्लीट करने हैं। यदि आपने 100 मॉक टेस्ट लगा लिए, इसका मतलब ये है 10,000 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए, और 10,000 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो आपको एक अच्छी पोस्ट हासिल करने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। 10,000 क्वेश्चन अगर आपने क्रैक कर लिए, अच्छे से सॉल्व कर लिए, तो एक बेहतरीन पोस्ट आपके हाथ में होगी 6 महीनों के बाद। जिनको भी कुछ भी करना है, शादियों में जाना है, रील्स देखनी है, वो अपनी 6 महीनों के बाद कर लेना। 6 महीने की स्ट्रैटेजी अगर आपने इस तरीके से अपना ली तो एक बहुत ही अच्छी पोस्ट आपके हाथ में होगी आफ्टर 6 मंथ, ठीक है। ये आपकी स्ट्रैटेजी रहने वाली है। इस तरीके से आपको ज़रूर पढ़ाई करना, और बार बार कह रही हूँ जीएस पे फोकस करो एंड मॉक टेस्ट लगाओ जितने हो सके। टेस्ट सीरीज से ले लो, किसी और से ले लो, लेकिन जितने हो सके अपने मॉक टेस्ट सॉल्व करो। हफ्ते में 1 दिन आपका रिवीजन का होना ही चाहिए। जो 6 दिन आपने कवर किया है सिलेबस को, वो 1 दिन आपका रिवीजन हो, और उस दिन एक मॉक टेस्ट तो आपका लगे ही लगे, ठीक है। और फिर उसमें जो मिस्टेक्स आती है उनको भी ठीक करो। उस मॉक टेस्ट को ऐसे ही मत छोड़ देना, उसको भी आप ठीक करो, ठीक है। तो ये होने वाली है आपकी स्ट्रेटजी, ज़रूर फॉलो करना, अपनी अच्छे से प्रिपरेशन करो। आज से 6 महीने के बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो वो आप पर डिपेंड करेगा। किस तरीके से आप पढ़ाई करते हो, किस तरीके से आप आने वाले 6 महीने अपने स्पेंड करने वाले हो, और 6 महीनों के बाद आप कहाँ स्टैंड करोगे, ये सिर्फ और सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आई होप आपके डाउट्स क्लियर हुए हो, और भी एफर्ट्स अगर आपको लगे कि मैंने इस वीडियो में दिए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर देना। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बता सकते हो। हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हो या इंस्टाग्राम पर भी मुझे डीएम कर सकते हो।
आई विल डेफिनेटली हेल्प यू। अब जितना मुझसे होगा मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी, ठीक है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना।